ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी हम जीआईटी पैथोलॉजी का ये थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्टरी थी, सेकंड लेक्चर में मैंने सिलेवरी ग्लैंड के बारे में इंपॉर्टेंट बातें बता दी थी, ठीक है। और लास्ट वीडियो आई थिंक 30 मिनट्स की थी, उसके बाद वो मोबाइल की जो है ना वो मेमोरी फुल हो गई थी। अभी जो है ना हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में सेल एडिनाइटिस, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, बेसिकली जो मैंने कहा था सिलेवरी ग्लैंड है ना, उनकी जो है ना इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है। अब उनके काज क्या होते हैं, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। इन्फेक्शन, ट्रॉमा या कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से हमारे पास हो जाती है। फिर मैंने एक आपको एग्जांपल दी, एक हमारे पास वायरल इन्फेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं मम्प्स। आप कभी मम्प्स के बच्चे को देखें ना तो बड़ा वो ना चबी चबी सा, मतलब उसका देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन उसके जब आप गालों को हाथ लगाते हैं तो वो चीखता है, ठीक है। इवन कि उसको हवा भी लगती है तो वो कहता है मुझे दर्द हो रही है, ठंडी हवा भी लग जाए वो कहता है मुझे दर्द, इतना वो उसके ना वो सिलेवरी ग्लैंड की इन्फ्लामेशन यूँ करके बालू की तरह जो है ना उसका मुंह यूँ फूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप हाथ लगाते हैं तो यही है कि वहाँ पे आपका जो है ना पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, उसकी जो है ना इन्फ्लामेशन हो जाती है, जो वो इनलार्ज हो जाती है। अगर इसको जो हमने ट्रीट ना किया मम्स को तो हो सकता है कि उसके वो टेस्टिकल्स के ऊपर भी, अगर लड़का है तो उसके टेस्टिकल्स के ऊपर जो है ना वो इफेक्ट कर जाए। मम्स वायरस इतना खतरनाक होता है, उसकी वो टेस्टिकुलर एट्रोपी भी करवा सकता है। इस वजह से जब भी मम्स का हो तो उसको फ़ौरन जो है ना वो हॉस्पिटलाइज आपने करना, मतलब डॉक्टर को एटलीस्ट ज़रूर चेक करवाएं फ़ौरन से पहले, खुद ना इलाज करते रहना, ठीक है। ये उनको बता रहा हूँ जो पिंडो वगैरह में रहते हैं ना। फिर हमारे पास जो है ना वो एट दी एंड स्टीराइल मेल के साथ वो प्रेजेंट करेगा अगर ना आपने ठीक किया, ठीक है। अभी कम्प्लिकेशन ऑफ मम्प्स में क्या है कि उसके साथ जो है ना वो मेनिंजाइटिस कह रहा है, साथ में हो सकता है। साथ में वो कह रहा है कि ओवरी की इन्फ्लामेशन, अगर वो फीमेल है तो उसकी ओवरीज की इन्फ्लामेशन होगी। साथ में पेंक्रियाटाइटिस हो सकता है, ठीक है। साथ में वो कह रहा है कि उसके हेयरिंग लॉस भी इवन देखा गया, क्योंकि ये कान के पास है तो ये इन्फेक्शन जो है ना कहीं वो स्प्रेड कर देगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कह रहा है कि हमारे पास स्टेफ ओरियस या स्टेप्लोकोकस जो है ना वो इसके अंदर बड़ा है, कि वो पैरोटिड ग्लैंड या सिलेवरी ग्लैंड की स्टेफ ओरियस हो गई या स्टेप्टोकोकस या स्टेफिलोकोकस जो है ना, इन दोनों में से कोई भी आके इसको अफेक्ट कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा वो कह रहा है कि हमारे पास कोई भी ट्रोमा जो है ना वो सिलेवरी ग्लैंड को हो जाएगा, ठीक, या फिर कोई भी फूड डेब्रिस जो है ना वो वहाँ पे आ गया है इन दी सिलेवरी डक्ट, ठीक। तो जो वो क्या होगा वहाँ पे जब भी इस डक्ट के अंदर कोई भी फूड पार्टिकल आ गया सपोज करें इस डक्ट के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारा पानी 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 यहाँ पे इसकी सिक्रीशन इकट्ठी हो जाएगी। तो जब जहाँ पे सिक्रीशन इकट्ठी होती है वहाँ पे बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल कंडीशन है, तो बैक्टीरिया जो है ना वो इजीली ग्रो कर देगा और वो एट दी एंड इन्फेक्शन करवा देगा। इसके ऊपर या तो चोट लगी या फिर कोई पार्टिकल आके फंस गया है, ठीक। तो ये कह रहा है कि सिस्टेमिक डिहाइड्रेशन की वजह से जो है ना वो मुंह के अंदर भी हमारे पास क्या होगा, ज़ाहिर बात है बैक्टीरिया की जो है ना वो ग्रोथ इजीली हो जाएगी। ट्रोमेटिक काज में कह रहा है कि वो म्यूकोसील, एक उसने बताई है चीज़ कि म्यूकोज़ा जो है ना वो के ऊपर एक उभार बन जाता है। ये उसका अगर नॉर्मल माउथ का म्यूकोज़ा है तो यहाँ पे एक उभार सा बन जाए, जब हमारे पास कोई भी ट्रोमा होता है तो यहाँ पे एक उभार सा बन जाता है, इसे हम कहते हैं म्यूकोसील। तो ये इससे म्यूकोज़ा के ऊपर उभार ट्रोमा की वजह से बन जाता है। तो सिलेवरी डक्ट जो है ना वो एक पानी की थैली यूँ कह लें कि यहाँ पे एक बन जाती है, ठीक है। डक्ट दरमियान से कट गई है, झिल्ली नीचे नज़र आ रही है, सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है जिसके अंदर ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ और इन्फ्लामेटरी सेल्स आपको मिलेंगे। इसका हाल क्या है, आपने क्या करना है, सर्जिकली इस थैली को पकड़ के या सिस्ट को या म्यूकोसीज है इसको पकड़ के रिमूव कर देना। नेक्स्ट उसने कहा हुआ कि प्लेओमार्फिक एडिनोमास के बारे में, बस ये इसी तरह के टॉपिक हैं। हाँ, डस्टर किधर गया, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपका टाइम भी बच जाए, मेरा भी टाइम, ना मेरे पास इतना टाइम है ना आपके पास, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम के डेज मुझे पता करीब आ रहे हैं और लोगों की तैयारी भी हो रही है, ठीक है। तो अभी हम कहते हैं कि हमारे पास जो है एक टॉपिक प्लेओमार्फिक एडिनोमा। ये क्या होता है प्लेओमार्फिक एडिनोमा? बिनाइन कंडीशन है लेकिन ये मेलिग्नेंट भी, ओमा आ रहा है तो मतलब कोई बिनाइन कंडीशन है, लेकिन ये अगर इसको जल्दी ट्रीट ना किया तो ये हमारे पास एट दी एंड मेलिग्नेंट भी बन सकती है, एक बात। अब क्या होता है, मतलब प्लियोमार्फिक इसके अंदर वेरिएबल सेल्स वेरिएशन है, सेल की हमारे पास क्या है, वेरिएबल सेल वेरिएशन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊँ ना तो बिनाइन सिलेवरी ग्लैंड ट्यूमर, बिनाइन सिलेवरी ग्लैंड का ट्यूमर है
जो कि अफेक्ट करता है प्रीडोमिनेंटली अफेक्ट करता है सुपरफिशियल लोब ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड को। ठीक है, अगर मैं आपको इसकी एक डायग्राम दिखाऊं ना, अगर मेरे पास आ जाए तो ये देखो, ये इस तरह करके जो है ना आपको, ओहो यार इसकी, ये देखो ठीक है। ये आपको शायद नज़र आ रहा हो, इसकी फ्लैश लाइट बंद करनी पड़ेगी यार। ठीक है, तो अब ये आपको ये खुद वादे नज़र आ रहा है, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा फिर बाद में जो है ना वो मसला बन जाता है। ये देख ले, तो प्लेयोमार्फिक एडिनोमा अब आपको ये इंशाल्लाह नहीं पूरेगा पूरी ज़िंदगी। ठीक है, तो इसको जो है ना आपने देखना है। इसके अंदर जो है ना वो बेसिकली जो स्टेम सेल्स है ना उनकी हो जाती है ओवर ग्रोथ। सही, मायो एपिथेलियल सेल इन दी सराउंडिंग जो होते हैं ना वो कंट्रक्टाइल इन नेचर होती है, इसके साथ जो स्टेम सेल होते हैं उनकी ओवर ग्रोथ हो जाती है। अब कह रहा है कि जो हमारे पास मीज़ेनकाइमल सेल है ना वो किसी भी और सेल के अंदर तब्दील हो जाएंगे मीज़ेनकाइमल सेल, और वो अगर ओवर ग्रो कर देंगे वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे और वो अपना जो है ना वो एडिनोमा सा बना देंगे। ठीक है, वी गेट वेरिएंट टाइप ऑफ सेल, इसी वजह से इसका नाम हमारे पास है प्लेयोमार्फिक। नाम में ही सारे का सारा काम है, और एडिनोमा आपको पता है कि क्या होता है। ठीक, अब मिक्स्ड ट्यूमर ऑफ दी सिलेवरी ग्लैंड है। पेरोटिड मोस्टली वो कह रहा है कि 50% जो है ना हमने देखा पेरोटिड होता है, उसके बाद सब मैंडिबुलर और फिर सब मिक्सिली जो है ना वो होता है। ज़्यादा चांसेस है कि ये हमारे पास वो एट दी एंड कैंसर में हो जाएगा। उस कैंसर में तब्दील होने का जो स्प्रेडिंग है उससे हम कहते हैं कार्सिनोमा एक्स प्लियोमार्फिज्म। अगर ये प्रॉपर कैंसर में तब्दील हो जाए ना, ठीक है, तो इससे हम कहेंगे कार्सिनोमा एक्स प्लियोमार्फिज्म। तो इसका अब हल क्या है, आपने जो है ना वो सर्जिकली काट करके जो है ना उसको रिमूव कर देना होता है। इसके साथ बहुत सा हमें नॉर्मल टिश्यू भी काटना पड़ता है। ठीक है, तो ख़तरा होता है कि ये दोबारा रीअकर ना कर जाए, इस वजह से हमने एक तो वो एडिनोमा काट देना और साथ में बहुत सा नॉर्मल टिश्यू भी काट देना ताकि दोबारा ना कर जाए। मॉर्फोलॉजी में देखेंगे जब आप इसकी, तो एक तो आपको इन्फ्लामेटेड चीज़ें मिलेंगी, साथ में आपको ब्लू कलर जो है ना वो कॉन्ड्रोसाइट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसकी मॉर्फोलॉजी यहाँ पे अगर लिख दूँ तो वो कह रहा है कि इन्फ्लेम्ड जो है ना वहाँ पे सेल्स मिल जाएंगे, साथ में ब्लू कलर जो है ना वो हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट्स जो कि हमारे पास वो कार्टिलेज बनाते हैं, साथ में लूज जो है ना हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होगा। वेल डिफ्रेंशिएटेड और लेस डिफ्रेंशिएटेड के दरमियान जो है ना वो आपको कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट है म्यूको एपिडर्मॉइड कार्सिनोमाज। ये क्या होता है, बस ये थोड़ा सा रह गया, उसके बाद इंशाल्लाह हम इस सफ़ेद इसके ऊपर कन्वर्ट हो रहे हैं। ये कहता है कि म्यूको एपिडर्मॉइड कार्सिनोमाज ये क्या है, बेसिकली मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द सिलेवरी। वो था हमारे पास बिनाइन, कौन सा जो हमने अभी पढ़ा है यार, प्लियोमार्फिक एडिनोमा। ये म्यूको एपिडर्माइड कार्सिनोमा, ये हमारे पास मेलिग्नेंट ट्यूमर है। नंबर 1 बात, मतलब जो स्प्रेड कर जाएगा। म्यूको मतलब कोई भी म्यूसन सेक्रेटिंग जो है ना वो हमारे पास है। एम से म्यूको है ना, तो एम से याद कर लो कि ये मेलिग्नेंट है। तो म्यूसन सेक्रेटिंग जो है ना वो कोई भी ना कोई इसमें इन्वॉल्व है। एपिडर्माइड मतलब कोई एपिथीलियल के साथ कुछ ना कुछ, जो एपिडर्मस के साथ कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो म्यूसिनस प्लस स्क्वेमस सेल जो है ना इनके जो है ना वो कार्सिनोमा को हम म्यूकोएपिडर्माइड कहेंगे। अच्छा, कार्सिनोमा ये बेसिकली मिक्सचर किस किस चीज़ का है, इन सिंपल वर्ड अगर मैं लिखूं, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने कहना कि ये सर कार्सिनोमा है नंबर 1 पे मिक्सचर ऑफ एपिथीलियल स्क्वेमस एपिथीलियल सेल। ठीक है, स्क्वेमस एपिथीलियल सेल का मिक्सचर है। नंबर 2 में हमारे पास कह रहा है कि म्यूसिनस सेल का, म्यूसिनस सेल का। और नंबर 3 पे हमारे पास होता है इंटरमीडिएट सेल्स का जो है ना वो कम्बिनेशन है। ठीक है, ये कार्सिनोमा की। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि मोर कॉमनली ये सबसे ज़्यादा वही पेरोटिड ग्लैंड, पी से याद कर लो कि ये पेरोटिड के अंदर जाके ना फंस जाता है, बस यही सबसे ज़्यादा पेरोटिड ग्लैंड इनवाल है। 8 सेंटीमीटर की जो है ना वो कह रहा है कि हमें लीयंस जो है ना वो देखने को मिलती हैं, और इसके अंदर बहुत से कॉर्ड्स ऑफ सेल्स भी हमें देखने को मिल जाती हैं। साथ में आपके कह रहा है कि सिस्टिक स्पेसिस होती हैं जिसके अंदर हमारे पास म्यूसन जो है ना वो कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, जो सिस्टिक स्पेसिस होती हैं उनके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास म्यूसन की कलेक्शन हो जाती है। साथ में वो कह रहा है कि एनाप्लेजिया और हाई ग्रेड ट्यूमर्स जो है ना इसकी बड़ी निशानी है। एनाप्लेजिया और ये जो ट्यूमर होता है ये हाई ग्रेड होता है। अगर ये बहुत ज़्यादा फैल गया है और बार बार रीअकर कर रहा है ना, तो वो पुअर प्रोग्नोसिस की तरफ जाता है। अब इसको मैं
मरीज़ को जब आप देखेंगे ना तो उसके अंदर बड़ी क्लिनिकल कि उसके अंदर फेशियल जो है ना वो वीकनेस होगी और फेशियल नर्व कहीं ना कहीं जो है ना उसकी कंप्रेशन के अंदर आ जाएगी। ठीक है, इसका सर्वाइवल रेट जो है ना वो कह रहा है कि 50% होता है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। इसका अगर मैं आपको ये डायग्राम मुझे अच्छी सी मिल जाए ना, ये देखो, ये ठीक है, ये इसका मुंह के अंदर देख रहे हो, ये आपको एक म्यूकोडर्माइड जो है ना वो सिस्ट सी आपको मिल रही है। मिक्सचर है स्क्वेमस का और म्यूसिनस का और इंटरमीडिएट, और इसके अंदर जो सिस्ट है उसके अंदर सारा म्यूसिन भरा भरा हुआ है। अगर आपको शायद नज़र आ रही है कि नहीं आ रही यार, ये बड़े मसला बन गया ये। अब देखो, ठीक है, ये आपको इसके अंदर बड़ा एक वादे सा ये नज़र आ रहा है जिसे म्यूको एपिडर्माइड सिस्ट कहते हैं। ठीक है, एनाप्लेजिया, और ये हाई ग्रेड ट्यूमर है, इसके रियकर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये देख लो या ये देख लो, ये सारे आपको इजी नज़र आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, अब हम करते हैं एसोफेगस के बारे में इंपॉर्टेंट सी बातें, और उसके बाद जो हमारा एक मेजर चीज़ है ना वो कवर होगी इंशाल्लाह। ठीक है, एसोफेगस जो है ना वो आपको पता है कि इसने माउथ को, ओरल कैविटी को स्टोमिक के साथ मिलाना है। तो इसकी हमने बेसिकली कोई इतनी ज़्यादा नहीं हिस्ट्री नहीं पढ़नी, हमने इसके बारे में पढ़ना है कि ऑब्स्ट्रक्टिव और इसकी वेस्कुलर डिजीज़ क्या है। ठीक है, तो एसोफेगस के बारे में वो कह रहा है हमारे पास इसकी ऑब्स्ट्रक्टिव एक तो डिजीज़ हमने पढ़नी है जो कि ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं। नंबर सेकंड पे वेस्कुलर जो इसके डिसऑर्डर्स है ना वो पढ़ने हैं। अगर कोई पूछे इसकी कहाँ से, तो एपिग्लॉटिस से स्टोमिक तक बच्चे को पता है, इसमें कोई बताने वाली बात तो है नहीं। अब हमारे पास वो कह रहा है कि इसकी सबसे पहले वो कह रहा है मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे। अब थोड़ी सी मैं स्पीड तेज़ कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए, क्योंकि ये बहुत लेंथी है। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ वो कह रहा है कि हमारे पास ये देखो नॉर्मल ये होगा, ठीक है, इस पर यहाँ पे जो है ना वो इसने स्टोमिक के साथ जाके जो है ना वो लग जाना है। अब ये यहाँ एपिग्लॉटिस यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या होता है अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास होता है गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर जो कि कंट्रोल करते हैं। अब इनके लिए जो अगर हम एसोफेगस की पढ़ी थी हमने, क्या क्या थी, एक हमारे पास थी म्यूकोजा थी, एक हमारे पास थी सब म्यूकोजा थी जिसके अंदर हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू था, फिर हमारे पास क्या था म्यूकोजा मस्कुलैरिस है जिसके अंदर हमारे पास सारे के सारे वो स्मूथ मसल वगैरह थे, और हमारे पास एंड पे था सिरोजा या एडवेंटिशिया। इसके अंदर अगर वो पेरिटोनियन की लेयर आती है तो वो एडवेंटिशिया, और फिर नहीं तो वो सिरोजा वगैरह आ जाते थे, सिरोजा या एडवेंटिशिया की लेयर जो भी है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हमने फिजियोलॉजी के अंदर सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ा था कि दो तरह के प्लेक्सिस होते हैं। एक हमारे पास होती है माइंटेरिक प्लेक्सिस और एक हमारे पास होती है मीजनर्स प्लेक्सिस। याद आ रहा है कुछ, दोनों एम से शुरू हो रहे थे। ठीक है, अब ये ना मैकेनिकल का क्या मतलब है कि एसोफेगस ट्यूब कहीं ना कहीं रास्ता बंद है, मोटरवे है जी, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ना वो ब्लॉकेज लगा हुआ है। तो जहाँ भी रास्ता बंद हो इसे हम मैकेनिकल कहेंगे, लेकिन अगर रास्ता खुला हुआ है, इसकी पेरिस्टालसिस नहीं हो रही, तो वो कभी भी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, वो हमारे पास होगी फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या है कि उसकी नर्व का कोई ना कोई मसला है, वो पेरिस्टालसिस नहीं कर रही एसोफेगस, नो पेरिस्टालसिस। अगर पेरिस्टालसिस ना हो तो वो फंक्शनल है, बाकी रास्ता सारा मोटर पे सारी खुली है, लेकिन उसकी जो है ना वो यूं यूं करके जो वेव लाइक पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है वो नहीं हो रही, तो वो हमारे पास फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ होती है। अब यहाँ पे जो है ना वो अब टॉप में हमने पढ़ना है एट्रेजिया। एट्रेजिया क्या होता है इसकी एसोफेगस के अंदर ही है, ताकि मैं आपको जल्दी साथ जल्दी से बता दूं। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि हमारे पास होती है एट्रेजिया की, उसने लिखी हुई कहानी। बेसिकली यूँ कह लें कि नॉन कैनलाइज्ड पोर्शन इन दी एसोफेगस, मतलब वो मोटरवे ही उन्होंने आधी बना के आधी बंद कर दी, फिर आधी बनाना शुरू कर दी, तो नॉन कैनलाइज्ड, उसके अंदर कोई कैनाल नहीं है, पोर्शन नॉन कैनलाइज्ड टिश्यू पोर्शन ऑफ दी एसोफेगस। अब यहाँ पे क्या होगा, यूँ आ रही है, यहाँ से बंद हो गई है, अब यूँ आ रही है, अभी वो कोई खाना खाएगा भी तो यहाँ से आगे कैसे जाएगी, तो ये हमारे पास होती है एट्रेजिया। अब यहाँ पे मोस्टली जो है ना वो पेशेंट प्रेजेंट करता है एस्पायरेशन इनटू द लंग्स, ठीक है, जो भी ये फूड है, ज़ाहिर बात है साथ जो आपकी सांस की नाली पड़ी है तो वो एस्पायरेशन हो जाएगी हमारे पास फूड इन लंग्स, फेफड़ों के अंदर, साथ में हमारे पास उसको जो भी फ्लूइड लिया है वो भी उसके सांस की नाली में चला गया, तो हमारे पास वो नमूनिया के साथ मोस्टली जो बच्चे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब होते तो बच्चे हैं, ज़ाहिर बात है बड़ों को तो इतनी देर सर्वाइव नहीं ना कर सकते। ठीक है, तो बच्चों के अंदर वो कहते हैं कि ये जो भी दूध पीता है ना
वो बाहर निकाल देता है। रिगर्जिटेशन जो है ना, वो माँ का दूध जो उसने ब्रेस्ट फीडिंग की है ना, तो रिगर्जिटेशन की बड़ी हिस्ट्री है, बिल्कुल भी नहीं पीता, ठीक है। और साथ में जो ही कोई चीज़ खाता है तो वो कफिंग खाऊं 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 उसने लगाई हुई है साथ में। और ये हमेशा जो है ना वो ऑलवेज कंजेनिटल है। ज़ाहिर बात है, कुदरती तौर पे ही जो है ना वो जो आपने एम्ब्रियो के अंदर इसकी डेवलपमेंट पड़ी होगी, जहाँ पे वो कैनलाइजेशन हो रही है वो नहीं हो रही, तो यही होगा कि हमारे पास वो ये ऑलवेज कंजेनिटल है और यहाँ पे रस्सा सारा का सारा ब्लॉक है। अच्छा, एक ये एट्रेजिया की कंडीशन है। फिर आपके साथ इसकी कंडीशन आएगी स्टीनोसिस की। वो क्या होती है वो मैं आपको यहाँ पे पीछे आ जाऊँ थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। अब हम करते हैं स्टीनोसिस एसोफेगस के अंदर। स्टीनोसिस में वो कह रहा है कि वाल थिकनिंग हो जाती है, मतलब शुरू में ठीक थी, ठीक है, अब यहाँ पे कहीं पे वो थिक हो गई है और यूँ आ गई, यूँ नॉर्मल वाल थी और यहाँ से कुछ ना कुछ थिकनेस हुई है, कुछ ऐसा रोड़ा छोड़ा उसने लगा दिया, बैरियर लगा दिया कि अब अगर इतना रास्ता है तो अब ये थोड़ा सा यहाँ पे इतना सा रास्ता रहेगी। स्टीनोसिस क्या होता है? बेसिकली तंग हो जाना किसी चीज़ का, तो वहीं से याद कर लो, वाल थिकनिंग या स्क्लीरोसिस हो चुकी है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक्सेसिव फाइब्रस डिवेलपमेंट हो जाती है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेसिव फाइब्रस की जो है ना वो हमारे पास डिवेलपमेंट हो जाएगी। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा ये देखा गया, देखो ना यहाँ पे आपका स्टोमिक है, गैस्ट्रोएसोफेजियल मतलब गैस्ट्रिक्स कंटेंट के अंदर जो स्टोमिक के अंदर वो एसिड वगैरह था, वो जब बार बार ऊपर की तरफ आएगा तो यहाँ पे इस लेयर को इरिटेट करेगा, बार 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 इरिटेट करेगा। तो एक वक्त है कि ये कहेगी मैं तुम्हारे खिलाफ मुज़ामत पैदा करती हूँ, तुम होते कौन हो मुझे, यहाँ पे वो अपनी जो है ना वो एक्सेसिव फाइब्रोसिस कर लेगी। तो इसका मेन स्टीनोसिस की बड़ी वजह कौन सी है? गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़, GERD, गर्ड इसकी जो है ना गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़, मतलब गैस्ट्रिक से कंटेंट जो है ना वो बार बार ऊपर जा रहा है, वो खाने के फ़ौरन बाद हो जाता है, सो जाता हो, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं करता, तो इसकी वजह से जो राजी के खा लिया उसने, ठीक है, अब जो इतना भी यहाँ पे उसने खाया भी है वो सारा वापस थोड़ी थोड़ी देर बाद ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे वो इरिटेट कर रहा है। इतनी सी बात करनी है। अच्छा, फिर एक कंडीशन है, इसने कहा हुआ कि फिस्चुला के बारे में एक उसने बात की हुई है। यार तुम थोड़ा सा इधर हो जाना, ठीक है। अब हमारे पास होती है फिस्चुला। क्या है फिस्चुला? बेसिकली क्या, अब नॉर्मल कनेक्शन है, मतलब ये आपकी ट्रेकिया जा रही है सी शेप, इसके अंदर कार्टिलेज है, ये आपकी जा रही है जी एसोफेगस, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन क्या करते हैं ये दरमियान में सलाम दुआ कर लेते हैं, कहते हैं आओ यार खाना एक्सचेंज करें थोड़ा सा। ये हमारे पास होगी फिस्चुला। तो एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन ट्रेकिया एंड ऐसे नॉर्मली नहीं होता, ये एबनॉर्मल कनेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये होता क्यों है? कंजेनिटल ही होता है, ज़ाहिर बात है। कुदरती तौर पे अगर वो ये दरमियान से बंद ना हो, अगर एम्ब्रियो पड़ी तो आप अच्छे से ये समझ सकते हैं मेरी बात। डेवलपमेंटल एबनॉर्मली या रिस्पायरेटरी पैसेज जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि खाना खाया तो यहाँ से अगर थोड़ा सा भी पानी या ज़रा लंग में चला गया, ख़त्म, ठीक है। और इसके पेशेंट जो है ना वो बच्चे नमूनिया के साथ प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास वो कहता है कि एक कंडीशन होती है, ये था फिस्चुला के बारे में, एक कंडीशन होती है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब एसोफेगस की हम पढ़ रहे हैं ना, ये हमारे पास ये आ रही है नॉर्मल एसोफेगस। उसने कहा कि जी मैंने एक बाईपास रास्ता भी बनाना है, होता है ना कि शहर के अंदर से रास्ता जाता है, एक बीचों बीच जाता है और एक ऊपर से घूम के बाईपास में आता है। तो उसने क्या किया, एक और नया रास्ता यहाँ से बना के यूँ करके, ठीक है, यूँ यूँ और यूँ। अब क्या होगा, उसने खाना खाया, थोड़ी सी रोटी इधर से आ रही, थोड़ी सी इधर है, एक ही एसोफेगस, लेकिन वो बाइफरकेट होके फिर आगे से मिल रही हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास डुप्लीकेशन होगी। एसोफेगस की ट्यूब दो में, इसकी ट्रीटमेंट क्या है? सिंपल, आपने क्या करना है, यहाँ से कट लगाना, यहाँ से काटना, इसको बाईपास को बंद कर देना और आपकी ये ट्यूब सारी ठीक हो जाए। सबसे ईजीएस्ट वे यही है। बाकी फिस्चुला में भी यही है, या दरमियान में आपने कट को ये बंद कर देंगे, ये भी ठीक हो जाएगा, इतनी ही काम है। फिर एक कंडीशन है हमारे पास डाइवर्टिकुला, आपने पढ़ा होगा, इसको इधर लगती है छेड़, डाइवर्टिकुलास। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो उसका सब म्यूकोजा है ना उसकी स्वेलिंग हो जाती है। अगर कोई इसकी डेफिनेशन पूछे तो आप कह देंगे कि एक तरह का ये पाउच है, ठीक, दैट प्रोट्रूड आउटवर्ड इन द वीक पोर्शन ऑफ द एसोफेगल लाइनिंग। जो एसोफेगल लाइनिंग है ना सारी बड़ी मजबूत होती है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई यहाँ से छोटा सा वीक पॉइंट रह गया तो यहाँ से एक कहने की आउट पोचिंग हो जाती है। अब वो आउट पोचिंग हो सकता है कि सब म्यूकोजा की स्वेलिंग की वजह से वो म्यूकस के अंदर आ जाए, ठीक है, म्यूकोजल लेयर के अंदर, तो इसकी वजह से हमारे पास हो जाएगी, ठीक है।
मतलब वीकनिंग जो है जहाँ पे भी होगी, कमज़ोर बंदा जहाँ पे भी होगा हर कोई वहाँ से निकलने की कोशिश करता है ना। तो यहीं से याद कर लो कि ये पाउच दैट प्रोट्यूड करता है आउटवर्ड इन द वीक पोर्शन ऑफ एसोफेजियल लाइन। ठीक है, वीक जो पोर्शन है एसोफेजियल लाइनिंग का, वहाँ से जो है ना वो हमारे पास ये आ जाती है। ठीक है, अब ये भी पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपको ये डायग्राम दिखा दूँ ना तो आ जाएगा यहाँ पे। ये देखो एसोफेजियल डाइवर्टिकुल आपको ये नज़र आ रहा है, ये बंद करना पड़ेगा ये। अब ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास म्यूकोजा है, फिर सब म्यूकोजा है, फिर ये देखो जहाँ से वीक पॉइंट है वहाँ से एक आउट पोचिंग सी आपको नज़र आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास डाइवर्टिकुलर, ये देखो गौर से। ठीक है, ये आपको ये नीचे वाली डाइवर्टिकुलर जहाँ से वीक है वहाँ से एक जो पॉकेट बन जाती है, इसे हम डाइवर्टिकुलर कहते हैं सिंपल में। अगर ये पोस्टीरियर वाल में बढ़ेगा तो इसको क्रिंगोफेकस क्रिकोफेरेंजिस कहेंगे डाइवर्टिकुलर। अगर ये पोस्टीरियर वाल में बनेगा तो इसको हम कहेंगे क्रिकोफेरेंजिस। ठीक है, और अगर जैसे जेंकर्स डाइवर्टिकुला भी आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी के अंदर। ठीक है, अगर ये मिडल में बनेगा तो इसे कहेंगे ट्रैक्शन डाइवर्टिकुला। बस यही दो बातें हैं। फिर हमारे पास ये जैसी सारी हमारे पास मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में। अब हमारे पास है फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन। ये थे कि कोई चीज़ आके रोक रही थी हर जगह पे। ठीक है, अब यहाँ पे रास्ते हमने खोलने हैं सारे के सारे, धरने शरने ख़त्म करवा देने हैं। तो हमारे पास अब फंक्शनल जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में थोड़ी सी बात डिस्कस करते हैं। और फिर हमारा जो है ना ये एक बड़ा चीज़ इम्पोर्टेंट है ना। एनीवेज यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि हमारे पास जो फंक्शनल है ना, यहाँ पे आ जाओ, फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन इसके अंदर जो है ना वो टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पास होती है एक्लेजिया। वहाँ था एट्रीजिया था। ठीक है, अब यहाँ पे पहला कौन सा है फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन में, एक्लेजिया। कुछ क्लेजिया पढ़ते हैं, कुछ क्लेजिया पढ़ते हैं, जो भी पढ़ लो। ये हमारे पास क्या है, रास्ता ठीक है लेकिन यहाँ पे कोई पेरिस्टालसिस नहीं हो रही। खुराक यहाँ पे आगे बोलस है ना, तो यहाँ पे आगे रुक गया। अब इसको क्या किस तरह हमने जाते थे, यूँ करके वेव लाइक मूवमेंट थी, ये आगे आता था, फिर इसके पीछे से एक वेव निकलती थी, इसको मज़ीद आगे पुश करती थी, वो काम नहीं हो रहा। ट्राइएड है ये बेसिकली 3 थिंग्स का, तो इसे हम क्लेजिया कहेंगे। इनकम्प्लीट रिलैक्सेशन ऑफ द लोअर एसोफिगस स्फिंक्टर। ये जो लोअर एसोफिजियल स्फिंक्टर है ना, ये इसने कुट के अपनी मुट्ठी बंद कर ली है। तो नंबर 1 पे वो कह रहा है कि इनकम्प्लीट रिलैक्सेशन ऑफ लोअर एसोफिजियल स्फिंक्टर। जब ये रिलैक्स ही अच्छी तरह नहीं होगा, अच्छी तरह ये खुलेगा नहीं, तो आधी रोटी ये तो जाएगी बोलस, ठीक है, स्टोमिक के अंदर, और आधा जो है ना यहीं पे फंस जाएगा। ये हमारे पास है। नंबर 2 में वो कह रहा है कि इंक्रीज टोन ऑफ द लोअर। एक तो वो रिलैक्स नहीं हो रहा, नंबर 2 में उसने जो है ना वो सोने के सुहागा अपनी टोन इंक्रीज कर ली है। लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर ने अपनी टोन इंक्रीज कर ली है। और नंबर 3 पे वो कह रहा है कि हमारे पास कोई नर्व का मसला जिसे हम कहते हैं ए पेरिस्टालसिस। ठीक है, तो ए पेरिस्टालसिस, टोन इंक्रीज होगी, इनकम्प्लीट रिलैक्सेशन ऑफ द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। ये 3 चीज़ें अगर आपको नज़र आ रही हैं तो मतलब वो एक ले जाएंगे। काज क्या है हमारे पास, कह रहा है कि हमारे पास कोई प्राइमरी काज भी हो सकता है, ठीक है, या फिर हमारे पास कोई सेकेंडरी काज भी है। प्राइमरी वो कह रहा है कि एडियोपैथिक है, कोई भी हमारे पास हमें इतना भी मालूम नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि नर्व का जो है ना वो प्रॉब्लम ज़्यादा है। ठीक है, कोई भी ऐसी बीमारी जिसने नर्व की डीजनरेशन करवा, जो यहाँ पे हमारे पास मेंटेरिक और मीजनस प्लेक्सेस आ रहे हैं ना, ठीक है, वो नर्व का जो है ना वो उसकी डीजनरेशन हो गई है। तो इसकी वजह से जब नर्व ही नहीं आएगी तो हमारे पास वो उसकी पेरिस्टालसिस कहाँ से होगी। नंबर 2 पे वो कह रहे हैं, सेकेंडरी में वो कह रहा है कि चगास जो है ना वो चगास डिजीज़ एक होती है हमारे पास। मतलब आपने एक पढ़ी थी चगास क्रूसियाई, पैरासाइटोलॉजी के अंदर पढ़ी, बैक्टीरियोलॉजी के अंदर कहाँ पे पढ़ी थी। ठीक है, तो चगास क्रूसियाई की वजह से चगास डिजीज़ होती है, जो कि बेसिकली हमारे पास यही है कि इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। इसके अंदर जो है ना वो इन्फेक्शन हो जाता है, और वो सारा अगर इसका इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ पे भी कोई ना कोई पेरिस्टालसिस हो जाएगी। तो ये सेकेंडरी काज है। इसमें भी जो है ना ट्राइपेनसोमा क्रूसियाई, ठीक है, पेंसोमा क्रूजिया इस तरह का एक नाम था, उसकी वजह से हमारे पास हो जाती है। तो इसके अंदर वो कह रहा है कि कोई भी नर्व की इसने भी ना डीजनरेशन करवा देनी होती ताकि वो अपनी पेरिस्टालसिस ना कर सके। तो ये था इसका काज। फिर वो कह रहा है कि हो सकता है कोई स्कारडोसिस का जो है ना वो पेशेंट हो। व्हाट इज स्कारडोसिस?
मतलब कि उसके अंदर वो ग्रैनुलोमा ऑटोइम्यून डिजीज है, लिम्फ नोड और उसके ग्रैनुलोमा सारे के सारे बन जाते हैं ना, ठीक है। तो हो सकता है कोई जो अमाइलाइडोसिस का वो पेशेंट हो, स्कार्डोसिस अमाइलाइडोसिस का हो, या फिर वो कह रहा है कि कोई नियोप्लेजिया हो, या फिर कोई भी डायबिटिक जो है ना वो न्यूरोपैथी, डायबिटीज़ की वजह से न्यूरोपैथी हो जाती है। तो वो सारी की सारी जो है ना अपने पास पेरिस्टालसिस की किसी ना किसी तरह रोक देनी है, तो आपके पास एक लेजिया हो जाएगा। नंबर सेकंड पे उसने कहा हुआ है कि हमारे पास एक लेजिया और एक्टोपिया, ठीक है। अब एक्टोपिया आ जाता है। एक्टोपिया क्या है? एक्टोपिया बेसिकली है अगर गैस्ट्रिक पैच जो है ना वहाँ आपको सीन हो इन दी एसोफेगस, इफ़ एक्टोपिया, इफ़ गैस्ट्रिक पैच सीन इन एसोफेगस, इसे हम कहेंगे एक्टोपिया। और ये बेसिकली पेशेंट प्रेजेंट करता है, यूँ कह लें कि जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है ना, एक्टोपिया होता क्या कि नॉर्मल चीज़ अब नॉर्मल जगह पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा की जो है ना वो कैंसर बिनाइन डिजीज़ कह लें कि एक तरह से जहाँ पे उसको होना चाहिए वहाँ पे वो नहीं है, ठीक है, वो गलत जगह पे आ गया है। इसकी बड़ी वजह में क्या होगा, आपको गैस्ट्रिक पैचेस देखेंगे वो पेशेंट प्रेजेंट करेगा हमारे पास हार्ट बर्निंग के साथ, ठीक है। साथ में वो कहेगा मुझे चेस्ट पेन होती है बार बार। वो उसकी वजह क्या होती है, वही है कि कोई गैस्ट्रिक हेट्रोट्रोपिया हो गया या इनलेट पैचेस आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। तो अगर मैं आपको दिखा दूँ तो इस तरह के जो है ना वो आपको थोड़े से जो है ना वो पैचेस पैचेस से आपको नज़र आ रहे होंगे होपफुली, ठीक है। तो ये इस तरह के पैचेस, तो ये होता है हमारे पास एक्टोपिया के। एसोफेगस के अंदर कोई ना कोई ऐसे पैचेस आ गए जो उसको जो है ना वो पेरिस्टालसिस में हेल्प नहीं कर रहे और वो उसको बल्कि रोक रहे हैं उल्टा। तो ये हमारे पास नंबर थर्ड पे आ जाता है एसोफेजियल वेरेसिस। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये आपने बार बेइंतहा पढ़ा हुआ है। एसोफेगियल वेरेसिस, वेरेसिस क्या होता है, मतलब वी है ना, तो यहाँ से याद रख लो कि वी से आपके पास कोई स्मॉल वेन्स के साथ कुछ ना कुछ रिलेटेड है, ठीक है। डायलेटेड सिस्टेमिक वेन फिल्ड विद ब्लड, ठीक है। तो वो हमारे पास हो जाएगी। आपको अगर ब्लड सप्लाई याद होना तो वो लीवर की यूँ करके हमारे पास होती है, ठीक है। तो यहाँ से नीचे से सारी की सारी वो पोर्टल वेन जो है ना वो हमारे पास कहाँ पे जाती है, लीवर के अंदर, ठीक है। जबकि हिपैटिक पोर्टल वेन जो है ना वो हमारे पास फिर जाती है इन्फीरियर वेना केवा के अंदर। ऐसी थी कंडीशन कुछ। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि पूरी जीआईटी का ब्लड जो है ना हमारे पास लीवर के अंदर आता है, ठीक। जीआईटी का ब्लड हमारे पास पहले लीवर के अंदर आता है। अगर वेन में ऑब्स्ट्रक्शन है ना, ठीक है, तो नो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा और कोलेट्रल जो है ना वो हमारे पास चैनल बन जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं पे कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो उसकी जो है ना वो एसोफेगस जो है ना उसके ऊपर जो वेन्स होती है तो वहाँ पे एक कोलेट्रल चैनल बन जाता है। तो बजाय यहाँ से जाने के ब्लड वो यहाँ से सर्कुलेट हो के बाईपास रूट के ज़रिए फिर इन्फीरियर वेना के बाकी अंदर और फिर वो हार्ट के अंदर जाने से। तो होता क्या है कि जो एसोफेगस की जो वेन है ना, सिस्टेमिक वेन, वो जो है ना वो वेन इतनी डायलेट हो जाती है कि वो फट जाती है और बंदे को जो है ना वो खून की कह लें कि उल्टी आती है। वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे खून की उल्टी आती है। जब आप देखते हैं तो वो आपका वो इन्फीरियर वेन आगे वह कहीं से ब्लॉक होता है, बाकी जो वेन्स है ना वो हमारे पास फूल जाती है और इवन कि वो फट भी जाती हैं। तो मैं कह सकता हूँ इनलार्ज्ड वेन इन एसोफेगस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, ठीक है। ब्लड फ्लो की हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन है कहाँ पे, पोर्टल वेन के अंदर जो लीवर के पास आ रही था। यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है तो हमारे पास ये वेन जो है ना वो डायलेटेड हो जाएगी। अगर यार मैं आपको डायग्राम दिखाऊँ ना तो बेसिकली इनलार्जमेंट दैट कनेक्ट द थ्रोट एंड स्टोमिक हो गया, वो बातें हुई हैं यार। ये वाली देखो डायग्राम, इससे अब आपको भूलेगा नहीं सारी उम्र। देख रहे हैं यहाँ पे अगर ये वेन जब डायलेटेड हो जाएगी तो वो इतनी नाजुक सी तो होती हैं, जब पूरी ऐसा जीआईटी का ब्लड यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, ये एट दी एंड वो फट जाएंगी और हमारे पास वो देखे ये पोर्टल वेन आपको ये जा रही है, ये देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो यहाँ से सारा ब्लड ये एसोफेगस के ज़रिए जो है ना इन्फीरियर वेना केवा के अंदर जाने के लिए कोशिश करेगा। तो जब यहाँ से ये ब्लॉकेज होगी, यहाँ से ब्लड जाएगा हार्ट के पास ऊपर इन्फीरियर वेना केवा में, तो हमारे पास कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ यार में, चलिए ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाना था, होपफुली कि मैं समझा पाया हूँ। अच्छा, तो ये मोस्टली किन पेशेंट के अंदर होती हैं, वो पेशेंट जिनका लीवर उड़ा होता है, मतलब कि अगर लीवर के अंदर वो कह लें कि आपके सिरोसिस हो चुकी है, ठीक है,
लीवर ख़राब है, या फिर पोर्टल वेन के अंदर कोई भी किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, तो पोर्टल वेन की ऑब्स्ट्रक्शन होगी, या फिर हमारे पास अल्सरेटेड एरिया वहाँ पे है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई अल्सरेशन होगी जिसकी वजह से वो ब्लॉकेज आ गई, तो वो हमारे पास होना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास होता है एसोफेजाइटिस। तो अभी तक हमने जो जो बातें डिस्कस की हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने एक तो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन डिस्कस की, फिर हमने डिस्कस की कि फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन। मैकेनिकल में कोई चीज़ आके आ रही, जिस तरह एट्रेजिया था जिसके अंदर वो किनाल ही बंद थी, मोटर पे बंद थी दरमियान से, फिर खुल गई थी, एट्रेजिया था। फिर स्टीनोसिस, मतलब गर्ड की वजह से वो फाइब्रोवेस्कुलर ग्रोथ ज़्यादा होगी। फिर फिस्चुला, दो ट्रेकिया और एसोफेगस के दरमियान थी। फिर हमने डिस्कस किया डुप्लीकेशन, एसोफेगस दो बाईपास हमने रूट बना रही थी। फिर हमने डाइवर्टिकुला डिस्कस किया जिसके अंदर थैली सी पाउच सी बन गई थी, ठीक, ये हमारे पास थी ऑब्स्ट्रक्शन के। फिर हमने फंक्शनल के अंदर एक्लेजिया जिसके अंदर ट्राइएड है, टोन बढ़ गई, रिलैक्स नहीं हुआ, और हमारे पास ई पेरिस्टालसिस होगी। काज प्राइमरी और सेकेंडरी काज, प्राइमरी काज एडियोपैथिक है, कोई नर्व प्रॉब्लम है। सेकेंडरी में चागास डिजीज़ है जिसके अंदर वो ट्राइपेनसोमा क्रूजियाई की वजह से हमारे पास नर्व की डिजनरेशन हो जाती है। फिर हमारे पास एक्टोपिया है, ठीक है, मतलब कि गैस्ट्रिक पैचेस बन गए। फिर हमने एस्ट्रोफिजियल वेरिसिस डिस्कस किया जिसके अंदर पोर्टल वेन ब्लॉक थी, तो हमारे पास जो स्टोमिक की वेन है ना वो खुल के कहीं ना कहीं ऊपर आ गई है। तो ये सारे का सारा हमारे पास कंसेप्ट आ गया, ठीक है। तो यार अभी वीडियो काफ़ी लंबी होगी, इसको अपलोड करके ना फिर मैं आपके साथ डिस्कस एसोफेजाइटिस के बारे में, उसके बारे में जो मेलरी वेस्ट डिजीज़ हैं, टेयर हैं, वो सारे के सारे हम डिस्कस करते हैं। तो इंशाल्लाह ये एसोफेगिस उम्मीद है कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में आ जाओ, इंशाल्लाह वहाँ पे मुलाकात होती है। एसोफेजाइटिस में हमने गर्ड करना है, ठीक है, और व्हाट इज़ बैरेट एसोफेगस क्या होता है, और एसोफेजियल कार्सिनोमा, ये तीन चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। वी हैव एनी क्वेरी अपने, अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो यू आर ऑलवेज वेलकम, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।